नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th के लिए मॉडल सेट नंबर 1 लेके आया, वो भी साइंस के लिए, जो आप लोगों का पेपर 5 जुलाई को होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सेट नंबर 1 लेके आया साइंस का। तो चलिए, मैं पूरे एक्सप्लेन भी करूंगा और आप लोग जरूर सुनेंगे। तो चलिए देखिए, मॉडल क्वेश्चन नंबर ये है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिए, आप लोग के एग्जामिनेशन हॉल में कुल 19 क्वेश्चन मिलेंगे। कितना रहेंगे फ्रेंड्स? 19 रहेंगे, जिसमें आप लोग को 1 से लेकर 7 तक जो प्रश्न अति लघुत्तरीय होंगे, उसमें से आप लोगों को केवल 2 अंक मिलेंगे। यानी कि जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे ना, उसमें सभी क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। और इसको आपको शॉर्ट में लिखना है, यानी एक वाक्य में लिखना है। और ये जो 7 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग केवल 5 बनाना है। तो चलिए, मैं आप लोगों को नियम बताता रहूँगा। सबसे पहले आते हैं अपने सेक्शन की ओर। तो सेक्शन ए की ओर चलता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, सेक्शन ए में आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेक्शन ए में कुल 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, साथ में आप लोग को 5 बनाना। ये पांचों क्वेश्चन जब बनाते हैं ना, तो इसको एक ही लाइन में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और सही मार्क्स का जो वैल्यूबल होगा 2 मार्क्स होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या लिखा फ्रेंड्स? देखिए, ऊर्जा तथा शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा तथा शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है। तो मैं आंसर भी बताने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊर्जा तथा शक्ति का ऐसे मात्रक, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जो होता है वह जूल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जूल। और शक्ति का जो होता है वाट होता है, याद रखेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना, ऊर्जा का जो ऐसा मात्रा होता है वह जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? जूल। और कार्य का भी ऐसा मात्रक का जूल होता है। वही बात करें शक्ति का, तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है, याद रखेंगे। और संकेत देखिए, जूल को जे बोलेंगे, वाट को डब्ल्यू कहेंगे। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, वेग का फॉर्मूला आप लोग जानिए। देखिए, वेग जो होता है ना, वेग का जो फॉर्मूला होता है वह तरंगदैर्घ्य माइनस आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति होता है। तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति होती है, ठीक है। अब तरंगदैर्घ्य को हम लोग जो कहते हैं, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लैम्डा। और ये जो आवृत्ति है उसे म्यू करके लिखते हैं, यानी कि लैम्डा गुना म्यू कर सकते हैं आप, वेग इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है। अर्थात आप लोग लिख सकते हैं, वेग जो होता है ना, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल को वेग कहते हैं। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकते हैं, ध्वनि का वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। क्लियर है ना? और आवृत्ति को जो डिनोट करते हैं म्यू से करते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, आवृत्ति को जो डिनोट करते हैं म्यू से करते हैं, और तरंगदैर्घ्य को जो करते हैं लैम्डा से करते हैं, और वेग को भी से करते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि आणविक द्रव्यमान होता क्या। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेनली आप लोग का आणविक द्रव्यमान, मैं आप लोग के सामने आणविक द्रव्यमान के बारे में बता। देखिए H2O का बोला ना, ये तो हम लोग निकालने का प्रयास करें। H2O है, ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस 1 ऑक्सीजन है। हम लोग ये जानते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 फ्रेंड्स। क्या होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, 1 लिख दिया। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16। अब देखिए 2 1 जा 2, और 16 को 1 से गुना किया 16। अब 2 से 16 2 कितना होता है? 18। तो ये फ्रेंड्स 18 यू आ गया इसका आंसर। यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करने में कितना था? 18 यू आता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि जितना परमाणु रहेगा और उसके मोलर द्रव्यमान से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका इसका कंसेप्ट होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें लिखा हुआ भी आप लोग, इसलिए मैं आंसर वाला लेके आऊँ आप लोग के बीच, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, एक मोल से आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले देखिए, मोल के बारे में आप लोग को जानिए। मोल, एक मोल जो होता है, किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को, यानी कि कोई पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहते हैं। और सिंपल वे में आप लोग को एक ही चीज़ याद रखना, एक मोल का जो फार्मूला होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। क्लियर? इसे याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। एक मोल क्या होता है? किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या, यानी कोई भी पदार्थ है उसमें कुल जो कणों की संख्या होता है उसे बोलते हैं ना मोल। क्लियर है? और एक मोल बराबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया था? तो देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मेनली यहाँ पे आप लोग टॉपिक ध्यान दीजिए, क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है ना, वह एजोअस्लियम जीवाणु के द्वारा होता है। मैं लिख देता हूँ, देखिएगा, इसे ही लिखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एजोअस्लिपियम के द्वारा होता है, याद रखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा? एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा आगे। देखिए, एड्स जो होता है
क्या लिख रहा है, एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है। आगे जानिए एड्स जो होता है ना वह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। यहाँ से आप लोग को 1 नंबर आ चुका है एग्जाम में। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमारा लिखना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखना, मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले एड्स, तो एड्स जो होता है वह विषाणु से होती है। हम लोग को ये जानना पड़ेगा कौन सी विषाणु से होती है। जो क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछा, तो एड्स जो होते हैं ना वह HIV वायरस से होती है। याद रखेंगे आप लोग, कौन सी वायरस होता है फ्रेंड्स, एड्स जो होता है वह HIV वायरस से होता है। HIV याद रखेंगे, HIV वायरस से आपका होता, यानी HIV वायरस से आपका क्या होता है फ्रेंड्स, एड्स होता है। अगर क्वेश्चन आता है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो H से ह्यूमन होता है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और एड्स दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं वह 1 दिसंबर को मनाते हैं। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। तो बोला वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत पाए थे वह 78% पाई जाती है। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी पाए थे, 78%। ये इसलिए इतनी मात्रा में पाया जाता है, यह आग बुझाने में कार्य करती है। तो आप लोग को देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था, जो 1 वर्ड में लिखना था, इसमें फ्रेंड्स कुल 7 क्वेश्चन था। तो इसमें से आप लोगों को केवल 5 लिखना था। अब आप लोग को जो कन्फर्म क्वेश्चन आता उसी को आप लोग लिखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। तो सेक्शन बी है, सॉरी सेक्शन बी में भी आप लोगों को मैं आगे नियमावली बताता हूँ। सेक्शन बी क्वेश्चन जो होंगे ना वह 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। यानी कि इसमें जो भी 5 प्रश्न का उत्तर देना है, कितना देना है, 5 प्रश्न का। आप प्रत्येक प्रश्न जो है ना वह 3 मार्क्स के होंगे और 50 शब्दों में लिखना होगा आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, एक जूल को परिभाषित करें। एक जूल को परिभाषित करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा जूल होता क्या है। देखिए मैं सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। देखिए हम लोग किसी वस्तु पर 1 न्यूटन पर बल लगने में 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो इसे 1 जूल कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे कार्य का फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले कार्य कैसे हमारा क्या होता है, जूल होता है। और कार्य में होता क्या है, F गुना S, यानी कि कार्य जो होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं कार्य। अब देखिए फोर्स एफ से होता है फोर्स का ऐसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। तो हम लोग अब देखिए न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल। तो यहाँ पे शॉर्टकट में या फिर आप लोग बोल सकते हैं ना 1 मीटर। देखिए फ्रेंड्स किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर या 1 मीटर विस्थापन को हम लोग बोलते हैं 1 जूल। या फिर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1 जूल। ठीक है, मैं इस टाइप से अगर आप लोग लिख देते एग्जाम में तो आप लोगों को फिर से मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप लोगों को फिर से नहीं समझा तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स कार्य का जो फार्मूला होता है, कार्य जो होता है ना वह बल गुना विस्थापन होता है। इसे याद रखिएगा ना, इसी टाइप से आप लोग लिखिएगा, फुल नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। कार्य बराबर जो होता है बल गुना विस्थापन होता है। अब बल कैसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो वहाँ 1 न्यूटन लिख सकते हैं। अब विस्थापन कैसे मतलब मीटर, तो 1 मीटर लिख सकते हैं। अब 1 न्यूटन गुना 1 मीटर इक्वल टू लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। अब यही 1 न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जूल। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन तथा 1 मीटर के गुणनफल को 1 जूल कहते हैं। आप लोग इस भाषा में भी लिख सकते हैं। और 1 जूल को ही हम लोग कहते हैं इसका ऐसे मात्रक। क्लियर है ना। तो चलिए, तो कार्य कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। मैं आप लोग को डीपली में बता दिया किस टाइप से आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, किसी दिए गए माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर पर सेकंड, इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगा। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा देर पहले ऑब्जेक्टिव में बताया था। आगे वेग का फार्मूला क्या होता है अभी आप लोगों को बताया था। एक फार्मूला याद रखिए बन जाएगा, वेग जो होता है तरंगदैर्ध्य गुना आवृत्ति होता है। मैं आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे आप लोगों को ध्यान देना। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों को तरंगदैर्ध्य निकालना, यानी कि लैम्डा निकालना है। ये होता है भी, तो भी का जो होता है लैम्डा गुना म्यू होता है। तो अगर हम लोग लैम्डा का निकालेंगे तो यहाँ पे भी बाय म्यू लिख सकते हैं। भी यानी कि वेग, तो वेग आप लोग ध्यान से देखिए कितना दे रहा है, 440 दिया हुआ। ठीक है, और ये म्यू कितना दिया, 220 दिएगा। तो आप लोग इसको काट छाट कर देंगे। तो अगर आप लोग काट छाट करते हैं यानी 220 का पारा में 240 440 जो होता है वह 2 मिनट में 2 बार में आएगा। और लैम्डा कैसे मतलब होता है, मीटर, यानी इसका आंसर हो गया 2 मीटर। समझ में आ गया। आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा कांस्टेंट होकर मेरे वीडियो को देखिए, सब समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो देखिए वही वर्क किया आप लोग को। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रबल,
आवृत्ति आपका 220 हर्ट्ज दिया हुआ, वेग दिया 440। तो यहाँ पे लैम्डा निकालना, तो 440 को 220 से भागा दिया तो 2 मीटर आ गया। ऐसे ही मात्रा आप लोगों को लिखना अनिवार्य है। अब फार्मूला कैसे लाए थे आप लोग, केवल एक फार्मूला याद कीजिए, भी बराबर क्या होता है, लैम्डा गुना म्यू। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं फिर, भी बटा म्यू। केवल एक ही फार्मूला याद कीजिए, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। अब इससे सब क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 ग्राम सोडियम परमाणु के कणों की संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिख रहा है, 46 ग्राम परमाणु के कणों की संख्या ज्ञात करें। क्या निकालना है इसमें से, कणों की संख्या निकालना है। तो देखिए इसमें आप लोग कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले फ्रेंड्स जब भी कणों की संख्या निकालने बोलता है तो इसमें हम लोग फार्मूला पहले से पढ़ते आ रहे हैं। परमाणु की संख्या बराबर जो होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाद्रो की संख्या, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं m/m गुना अवोगाद्रो, यानी ए नॉट एन नॉट शायद उस बोलते हैं, एन नॉट बोलते हैं, एन नॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पुट करना है, तो ये m, तो देखिए 46 ग्राम आपको ऑलरेडी ये दिए हुआ 46 ले दिए हूँ। हम लोग जानते हैं कि सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। अभी अवोगाद्रो का जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं ना, तो आप लोग के सामने आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को मेन फार्मूला इस टाइप का यूज करना होगा, m/m गुना n नॉट, जिसमें ये m का वैल्यू ऑलरेडी आपका दिया रहेगा और ये जो बड़ा m है यानी कि इसको आप लोग निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट देख लीजिए बना हुआ अभी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या व्याख्या थी। सबसे पहले आप लोग जानिए थॉमसन थे कौन। देखिए थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगर क्वेश्चन आता ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। अब देखिए इन्होंने क्या अपना कंसेप्ट क्या दिया था, देखिए इस चित्र को आप लोग समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले उन्होंने थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, यानी देखिए ये गोला है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे देखिए धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है तथा ऋणात्मक युक्त इलेक्ट्रॉनों के बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धसे होते हैं। उतना मैंने बताता हूँ, सिंपल वे में समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए एक तरबूज लिया था। क्या लिया था फ्रेंड्स, तरबूज लिया था। मान लीजिए तरबूज है, तो तरबूज में जो बीज होता है लाल लाल, आप लोग देखे होंगे। देखिए मैं आप लोगों के सामने वही कलर में बताता हूँ। देखिए मान लिया हूँ तरबूज, तरबूज का कलर थोड़ा ग्रीन होता है, मान लीजिए तरबूज लिया हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब तरबूज के अंदर आप लोग देखते होंगे सबसे पहले कुछ रेड रेड होता है, तो देखिए मान लो ये रेड भरा हुआ है, सॉरी सागर बढ़िया से करो। हाँ देखिएगा फ्रेंड्स सबसे पहले ये रेड मैं भर दिया हूँ। तो देखिए ये जो रेड जो खाने वाला भाग है, मान लीजिए कि देखिए मैं पूरा भर देता हूँ इसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। मान लीजिए रेड है, ये खाने वाली पार्ट्स होता है, ये खाने वाली पार्ट्स से ये सब समझ जाइए आप लोग, जैसे भी है आप लोग को समझते होंगे, देख रहे होंगे आप लोग। ये मान लीजिए तरबूज है ये, और ये हम लोग रेड वाले पार्ट्स को हम लोग खाने वाली भाग से। अब आप लोग इस पर गौर करते होंगे, इसके अंदर ही यानी कि जो लाल लाल जो पार्ट्स होता है इसके अंदर ही आप लोग देखते होंगे ना बीज का, यानी कि काले काला कुछ पार्ट्स होता है। आप लोग गौर से देखे होंगे इसके अंदर कुछ काला काट सा बिंदु होता है, यानी कि बीज होता है। इस टाइप से आप लोग देखे होंगे, देखिए मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो उन्होंने सबसे पहले अपने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए एक तरबूज लिया। तो उन्होंने यह कहा कि जो लाल लाल जो कलर होते हैं, यानी ये जो लाल जो कलर है ना, इससे उन्होंने परमाणु सॉरी उन्होंने ये जो गोलाकार जो होता है, यानी इसे धनावेशित गोला को सबसे पहले समझिएगा। उन्होंने ये तरबूज के बारे में ये बोला कि इसमें जो काला काला जो बीज होता है उसमें, यानी काला काला बीज को इलेक्ट्रॉन दिया नाम, क्या दिया फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन दिया। और जो लाल वाला जो है ना इसको बोला प्रोटॉन, यानी कि तरबूज के अंदर जो लाल लाल जो होते हैं उसे प्रोटॉन नाम दिया और जो काला वाला होता है उसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि ना एक कोई भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर होते हैं, ये उनका कहना होता है, ठीक है। ध्यान देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 मोल क्या को लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से देखिएगा। 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। आप लोग को कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले 0.5 मोल का फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए मोल का जो फार्मूला होता है सिंपल वे में याद रखिए, m/m होता है ये। तो ये मोल कितना दिया, 0.5 दिया, तो मैं 0.5 लिख दे हूँ। और ये m यानी कि स्मॉल m आप लोग को निकालना है, और कैपिटल M यानी कि ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर होता है 16। तो हम लोग हमेशा ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। देखिए ये तो 2 हो गया, इसका होता है 16, तो 16 तो नहीं कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ पे 32 लिखा हूँ। तो हम लोग को मेनली तौर पे यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है फ्रेंड्स, आप लोग बता सकते हैं, ये m का। तो m लिखने के लिए 0.5 को 32 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग गुना करते हैं ना तो 16 आ जाएगा, कितना आएगा, 16 ग्राम, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिरक्षीकरण क्या होता है? यानी कि फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी कोरोना काल में बहुत चला था ये, यानी कि इम्यूनोजेनेशन। देखिए सबसे पहले होता क्या, देखिए प्रतिरक्षीकरण होता क्या ना, जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग उसके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उसके प्रवेश पर रोक लगाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उसमें प्रवेश पर रोक लगाते हैं या लगते हैं, इससे शरीर का प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। रोगों में शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। विकास करने की प्रक्रिया को ही इम्यूनेशन कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स सिंपल वे में आप लोग को याद रखिएगा, वैक्सीनेशन आप लोग देखे होंगे इम्यूनिटी पावर किसका अधिक होता है। यानी कि देखिए जब किसी वैक्सीन के टीके का प्रयोग हम लोग शरीर के अंदर करते हैं तो वो जो वैक्सीन होता है शरीर के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव होता है उसको मार देता है। क्या करता है, वो मार देता है और रोग प्रतिरोध से लड़ने की क्षमता रखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्लियर है ना। यानी कि जो शरीर में रोगों को लड़ने की क्षमता का विकास प्रदान करता है उसे बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है। अब मैं आप लोग को एक चीज एक्स्ट्रा बताता हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे मनाते हैं। वैक्सीनेशन डे मनाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं बताया हूँ। नेक्स्ट, क्योंकि 16 मार्च 1995 को ही सबसे पहले भारत में टीका लगा था। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला फ्रेंड्स, जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। देखिए तो जल प्रदूषण क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु में प्रदूषण होना, यानी कि जो उसकी जो मेन मात्रा उसको बदल देना जो हमारे लिए हानिकारक, उसे बोलते हैं प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के 3 कारण बताए। देखिए पहला आप लोगों के सामने ये रहा, औद्योगिक कारण। तो औद्योगिक यानी कि देखिए उद्योग से निकलने वाले रसायन विभिन्न नदी नालों द्वारा मिल जाते हैं। यानी आप लोग देखते हैं किसी फैक्ट्री द्वारा जितना भी धुआं वगैरह निकलता है या रसायन निकलता है ना, वो क्या होता है ना, डायरेक्टली जल में मिल जाता है और जल को दूषित कर देता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा घरेलू कारण। देखो घरेलू कचड़ों को पानी में बहा देने से जल प्रदूषित होता है। ये भी आप लोग देखे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कृषि का कारण। खेतों में कीटनाशक का उपयोग से भी जल का प्रदूषण होता है। तो ये सब पढ़ लेंगे आप लोग। तो ये था हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन आप लोगों को 50 शब्द में लिखना था, केवल 5 लिखना था। तो आप लोग अपने माइंड से लिख सकते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ चुके हम लोग सबसे लास्ट सेक्शन है कि जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के बारे में मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताता हूँ होता क्या है। ये देखिए सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन होगा वो 15 से लेकर 19 के बीच में रहेगा और इसमें अधिकतम आप लोग को 100 वर्ड में लिखना है। कितना लिखना है फ्रेंड्स, 100 वर्ड में लिखना है। अब प्रत्येक पाँच प्रश्न 5 अंक का मिलेगा, जिसमें आप लोग केवल 3 प्रश्न लिखना है। तो चलिए देखिए, आप लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे होंगे मेरी बातों को, घर में जाइए आराम से गतिज ऊर्जा के व्यंजक जो मैं बताया हूँ आप लोग को, हाफ MBS को इसको याद कर लीजिए या फिर सिद्ध करने की क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है, इसे जाके ध्यान से देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यही पूछ दिया, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ऊर्जा के मेनली 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे एक लिख रहा है गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग जोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। मेनली हमें ध्यान देना है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा नाम में ही स्पष्ट नजर आ रहा है, क्या लिख रहा है, गतिज ऊर्जा, गति। तो किसी वस्तु के कारण, देखो यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ है इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है बोलते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। आप लोग फाइनली द वे आप लोग देखे होंगे, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपके अंदर गतिज ऊर्जा है। पक्षी उड़ रही है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है ना। यदि कोई भी मौसम में रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे गतिज ऊर्जा। अब देखिए इससे मैं सिद्ध करता हूँ। देखिएगा सबसे पहले माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, पढ़ते जा रहा हूँ, माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या m है तथा इसे लिख लीजिएगा, माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है तथा वह v वेग से गतिशील है और उस पर F बल कार्य करता है। क्या लगता है फ्रेंड्स, F बल कार्य करता है। और आप लोगों को मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जब भी कोई कार्य करेगा यानी कार्य का फॉर्मूला था W इक्वल टू क्या बोले, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना। अब देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F बराबर क्या होता है, ma होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ma होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर D है तो यहाँ पर मैं D लिख दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ से एक और फार्मूला निकालेंगे। हम लोग ये भी जानते हैं फ्रेंड्स, देखिए V² बराबर क्या होता है, U² प्लस 2AS। ये हम लोग जानते हैं क्या होता है। अब देखिए हो सके तो हम लोग यहाँ पर देखिए ये S रहे या फिर D रहे, S रहे या फिर D, दोनों को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे S का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो S का अगर निकालते हैं तो देखिए
तो अगर एस का हम लोग निकालते हैं ना, देखिए ये फार्मूला आ जाएगा -v²/2u। नहीं तो मैं निकालता हूँ, देखिए v² मैं लिखता हूँ, अगर मान लीजिए कि u² + 2as लिखे या फिर ad, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये। तो d अगर लिखता हूँ ना ये, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो v² यू का प्रारंभिक वेग हमेशा जीरो होता है, तो यहाँ 2a लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत है, क्योंकि यू हमेशा प्रारंभिक वेग जीरो होता है। अब इसी प्रकार इसको आप समीकरण 1 में आप पुट कर दीजिए। तो समीकरण 1 में अगर आप लोग पुट करते हैं तो देखिए w बराबर क्या था फ्रेंड्स, f गुना d था, ठीक है। तो f बराबर क्या आ गया था, ma आ गया। और अभी d का वैल्यू क्या मैं निकाला हूँ, v²/2a। अब देखिए ये कट गया ना, तो यहाँ पे सिंपल वे में हाफ mv² सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो आप लोग फिर से बोलिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार और आप लोग को मैं बता देने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को क्या कीजिएगा ना, लिखिएगा, माना कि कोई वस्तु जिसका वेग क्या है, v है, अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, तो u का वैल्यू हमेशा जीरो होता है, प्रारंभिक वेग, ठीक है, और अंतिम वेग क्या है, v है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए इस पर कोई बल लगता है, f हो गया। अब जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, d मानिए या फिर m मानिए, और इस पर कार्य कर रहा है f w। अब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, यानी कि कार्य जब करते हैं तो W का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, F गुना S होता है, S लिखे या फिर D, बात बराबर है ये। अब देखिए हम लोग F बराबर जानते हैं ma होता है इंटू D लिखे, इसको समीकरण 1 मान लें, क्लियर ना। अब देखिए वेग का तीसरा गति नियम क्या बोलता है, v² बराबर u² + 2as या फिर d लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ पे u का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ से d का वैल्यू निकालिएगा ना, तो v²/2a आ जाएगा। अब इसी को यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, देख लेंगे आप लोग। एक तरंग की आवृत्ति तथा आवर्तकाल को परिभाषित करें। तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। क्या लिख रहा है फ्रेंड, देखिए एक तरंग की आवृत्ति तथा आवर्तकाल को परिभाषित करें। आप लोगों को मेरा क्लास याद रहा होगा, आपको पक्का याद रहा होगा। देखिए आवृत्ति क्या होता है ना, किसी वस्तु में एक सेकंड में जितने कंपन होता है, यानी आप लोग घंटी का समझाया था मैं एग्जांपल, यानी किसी वस्तु में एक सेकंड में हुए दोलनों के कुल कंपन को आवृत्ति कहते हैं, क्लियर है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में जितना कंपन होता है उसके कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और इसका जो ऐसे मात्रक होता है हैटर्ज होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, हैटर्ज होता है, जिसके हम लोग संकेत देते हैं HZ, और इसे हम लोग हैटर्ज बोलते हैं, क्लियर है ना। ये लिख सकते हैं आप लोग, काफ़ी समझ में आ गया होगा। यानी किसी वस्तु में एक सेकंड में जितना कंपन किया था उसके कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, हैटर्ज होता है, क्योंकि इसका डिफिनेशन हैटर्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए। नेक्स्ट आवर्तकाल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए किसी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। किसी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा किसी तरंग का, देखिए अब इसमें क्या बोल रहा, तरंग की तरंग, इसमें आपको फार्मूला निकालना है, वही मैं जो बताया था v बराबर। तो देख लीजिए हम लोग, देखिए मैं आप लोगों को डिफिनेशन से बता, सबसे पहले देखिए आप लोग ये मान लीजिए कि फ्रेंड्स ये है, देखिए ये तरंग है, ये सब क्या है, ये तरंग है, ये क्लियर ना। तो जो ऊपर वाला है तो उसको बोलते हैं क्रस्ट और नीचे का ट्रफ बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों को मैं जो बता रहा था ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला को बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाला को बोलते हैं ट्रफ, यानी कि संपीड़न और विरलन। देखिएगा माना किसी वस्तु का तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, हमें आप लोगों को बताया था क्या होता है, लैम्डा मानता हूँ, ठीक है, और जो v वेग से गतिशील है। अभी आप लोगों को मैं एक फार्मूला आप लोगों को बताया था पहला क्वेश्चन में, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, v क्या होता है, लैम्डा गुना म्यू, इतना आप लोगों को तो पता ही है। तो आप लोग यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ध्यान से पढ़िएगा आराम से। तो हम लोग ये बता सकते हैं ना, देखिए v का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, देखिए λ/t लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए तरंग जो होता ना वो, देखिए आवर्तकाल जो होता ना इसके होता है, यानी कि 1/t होता है, फार्मूला ये होता है, तो ये यूज कर लिया मैं फार्मूला। अब इसी फार्मूला को मैं पुट कर दूंगा, क्योंकि देखिए हम लोग λ लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं ना ये। तो इसको हम लोग पूरा अगर यहाँ पे सॉल्यूशन के अनुसार पुट करते हैं तो ये फार्मूला आप लोग को आ जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, आज का सबसे इजी क्वेश्चन। समस्थानिक होता क्या, देखिए अब मैं लिखता हूँ आप लोग को समझा सकता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसे। समस्थानिक का अर्थ क्या होता है, क्या आप लोग को पता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, सम यानी क्या होता है, एक जैसा, यानी कि एक जैसा। स्थान यानी क्या होता है, स्थान होना, यानी कि देखिए सबसे पहले किसी तत्व के देखिए वे परमाणु या फिर वैसे तत्व, दो या दो से अधिक वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या एक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं समस्थानिक। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए इसका यानी एटॉमिक नंबर नीचे लिखा था, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तीनों का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया। अब इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। अब इस पर गौर कीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। देखिए
ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब देखिए ये तीनों का परमाणु संख्या क्या है, 1 1 है, 1 1 है ना, यानी समान है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान पे गौर कीजिए, परमाणु द्रव्यमान पे आप लोग गौर कीजिए, इसका क्या है 1 है, इसका क्या है 2 है, इसका क्या है 3 है। यानी कि देखिए वैसे तत्व या फिर वैसे परमाणु या फिर वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम। और ड्यूटेरियम को बोलते हैं यानी D2O। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं भारी जल, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, भारी जल। और भारी जल का खोज किसने किया था, यूरे ने किया था। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, तो समस्थानिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए कि फ्रेंड्स सिंपल वे में आप लोग समझिएगा, देखिएगा जितना तत्व होता है सभी का समस्थानिक होता है। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो देखिए ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास कितना होता है, 8 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें भी 8 लिया हूँ। तो इसका एक एटॉमिक मास मान लीजिए 16 ले लिया, इसका मान लीजिए 17। तो देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ये डिफरेंस है ना, इसे भी हम लोग बोलेंगे क्या, परमाणु, सॉरी समस्थानिक। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखे हैं। देखिए पहला समस्थानिक का जो उपयोग करते हैं, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ना, परमाणु भट्ठी में किसका उपयोग करते हैं, तो यूरेनियम के। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। तो इसके समस्थानिक का प्रयोग कहाँ करते हैं, परमाणु भट्ठी में करते हैं। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। यानी जो कैंसर जो होता है, तो कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट का करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है, 27 होता है या 28 होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट, घेंगा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। तो घेंगा, घेंगा जो रोग होता है यानी कि जो आप लोग देखते हैं गला में सूख जाता है, उसे बोलते हैं घेंगा, जो कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी से होती है। तो घेंगा रोग के इलाज के लिए समस्थानिक आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया था, ठीक है। तो उपयोग में पहला देखिए यूरेनियम, यानी यूरेनियम का 92 होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किसके लिए किया था, परमाणु भट्ठी के लिए, ठीक है। उसका कैंसर के लिए यूज किया था, कोबाल्ट का किया था, तो कोबाल्ट का 28 होता है, ठीक है। अब उसका किसके लिए करते हैं, कैंसर के लिए करते हैं। उसी प्रकार आयोडीन, तो आयोडीन का संकेत होता है आई और 53 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका जो प्रयोग करते हैं घेंघा रोग के लिए करते हैं। इसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका समस्थानिक का प्रयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप लोगों को 3 क्वेश्चन का जवाब ही देना था, जो कि आप लोगों को हो चुका है। मैं तो बोलता हूँ आगे क्वेश्चन देखिए देता हूँ। जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। देखिए जल चक्र, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए जल चक्र होता क्या, देखिए जल चक्र, देखिए ये जल था, सबसे पहले पृथ्वी पर हमारी जल है, ये क्या फ्रेंड्स, जल है। फिर ये सूख जाता है, फिर धीरे धीरे वाष्पीकृत, देखिए यहाँ पर समझिएगा, मैं पढ़ता हूँ ना, समझ में आ जाएगा सबको। जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। देखिए महासागर, महासागर या समुद्र में जल वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होकर धीरे धीरे वायुमंडल में पहुंचता है। देखिए महासागर या समुद्र से जल वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प में परिवर्तन होकर धीरे धीरे वायुमंडल में पहुंचता है। यह जलवाष्प संघनन प्रक्रिया से गुजरते हुए बादल बनता है। यानी कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, जैसे कि जितना हमारे वायुमंडल में, या अर्थात जितना महासागर में, समुद्र में जितना जल है, वो वाष्पीकरण द्वारा, कौन सी विधि द्वारा फ्रेंड्स, वाष्पीकरण विधि द्वारा जलवाष्प के रूप में परिवर्तन होकर धीरे धीरे वह वायुमंडल पहुँचता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। अब जलवाष्प जो है ना, वह संघनन, कौन सा प्रक्रिया याद रखेंगे, संघनन, संघनन प्रक्रिया द्वारा, कौन सा प्रक्रिया, संघनन, संघनन प्रक्रिया द्वारा बादल बनता है। अगर क्वेश्चन आएगा ना कि बादल का निर्माण कौन सा प्रक्रिया से होता है, संघनन प्रक्रिया से होता है। और वह अवक्षेपण द्वारा वर्षा, हिमपात, ओले आदि के द्वारा वापस पृथ्वी पर पहुंचता है। देखिए संघनन विधि द्वारा ऊपर जाता है, और अवक्षेपण विधि द्वारा वर्षा हो गया, हिमपात हो गया, ओला हो गया आदि के द्वारा वापस पृथ्वी पर पहुंचता है। और छोटे जल स्रोत जैसे नदी, जल, झील, नदी, नाला आदि में गति करता हुआ फिर सागर में मिल जाता है। इस तरह का पूरा जल चक्र पूर्ण होता है। यह जलीय चक्र धरती की सतह और वायुमंडल में पानी के निरंतर गति को दर्शाता है, इसी ही बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड, देखिए ये क्या है, नदी, तालाब, महासागर है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्या है, पानी है। तो ये वाष्पीकरण विधि द्वारा, यानी कि वाष्पीकरण विधि द्वारा, ये देखिए वाष्पीकरण विधि द्वारा कहाँ गई, बादल में गया। अब बादल में गया ना, तो बादल में ऊपर में गया, तो देखिए इससे सूर्य के प्रकाश द्वारा संघनन विधि हुआ। कौन सा प्रक्रिया हुआ फ्रेंड्स, संघनन। अब संघनन विधि द्वारा ये बादल का निर्माण हुआ, क्या हुआ, बादल का निर्माण। अब यहाँ पे अवक्षेपण होता है, अवक्षेपण के माध्यम से क्या होता है, वर्षा होने लगता है, फिर यहाँ आता है, फिर इस तरह से चलते रहता है, ये इसे बोलते हैं चक्र। अब लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट,
संक्रमण तथा असंक्रमण रोगों के उदाहरण दे तथा अंतर स्पष्ट करें। यानी कि देखिए, संक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल और असंक्रमण को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। संक्रमण बीमारी होता क्या, देखिए संक्रमण रोग वे रोग है, देखिए संक्रमण रोग वे लोग हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलते हैं। यह रोग संक्रमण में भी फैलते हैं, जैसे रेबीज, खसरा, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं अपना भाषा में समझाता हूँ। संक्रमण रोग वैसे रोग को कहते हैं जो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, उसे बोलते हैं संक्रमण रोग। क्लियर है ना। यानी कि किसी व्यक्ति से, देखिए कोरोना क्या है, एक ऐसा संक्रमण रोग है जो किसी व्यक्ति के आने से, दूसरे के संपर्क में आने से वो फैलता है, ठीक है। इसलिए आज पूरा देश में कोरोना का हुड़काम मच गया था। इसे बोलते हैं संक्रमण रोग। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए रेबीज। तो रेबीज जो होता है ना, वो कुत्ता के काटने से होता है, इसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। खसरा हो गया, चेचक हो गया, काली खांसी हो गया, फिर कोरोना लिख सकते हैं, कोरोना काफ़ी फेमस, तो कोरोना भी लिख सकते हैं। ये सभी वायरस जो आपका ना, ये सब संक्रमण रोग है, ठीक है। यह रोग रोगी के उठने बैठने, उसके साथ खाना खाने और प्रयोग में की गई वस्तु का इस्तेमाल करने से फैलता है। इसके फैलने की वजह से बहुत छोटे रोगाणु होते हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे रोगाणु होते हैं, ठीक है। ये होते हैं। नेक्स्ट, असंक्रमण रोग। असंक्रमण रोग वे लोग हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने पर नहीं लगते हैं। यहाँ रोग संक्रमण रोगों की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग, बवासीर, मधुमेह आदि असंक्रमण रोगों के उदाहरण हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकते हैं। यह रोग संतुलित व पौष्टिक आहार के अभाव के कारण होता है। यानी कि देखिए सिंपल वे में आप लोग से, किसी को मान लीजिए डायबिटीज हुआ, बवासीर हुआ, मानसिक रोग हुआ, तबीयत खराब हुआ, तो इससे फ्रेंड्स किसी को असंक्रमण रोग नहीं होगा। क्यों ये असंक्रमण रोग है? क्योंकि इससे किसी को फैलता नहीं है। मान लीजिए किसी का पैर टूट गया है ना, मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, तो इससे ये असंक्रमण रोग है, यानी फैलता नहीं है। और इसके पीछे रीजन ये होता ना, अगर ये बीमारी हो रहा है यानी कि उसका पौष्टिक आहार अच्छा नहीं है। तो देखिए इस प्रकार आप लोगों का पूरा मैं सेट नंबर 1 साइंस का पूरा बता दिया हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसा लगा, और कुछ क्वेश्चन अगर मिस्टेक हुआ होगा या फिर मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इंतजार करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।